नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे अमेरिकी चुनाव के बारे में। ये एक बहुत ही आज की डेट में ट्रेंडिंग टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए अभी अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव है, 3 नवंबर को उसकी वोटिंग होनी है। और इस वक्त पूरे देश की पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं और पूरी दुनिया के जो राजनेता हैं और बहुत सारे लोग जो राजनीति के जानकार हैं, उनका ध्यान अमेरिकी चुनाव की तरफ बहुत ज़्यादा है एंड दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड एंड कीन ऑब्जर्वर एक्चुअली कि अभी अमेरिकी चुनाव में क्या होने वाला है, ट्रम्प राष्ट्रपति बनेंगे या जो बाइडन राष्ट्रपति बनेंगे। लेकिन एक नॉर्मल पढ़े लिखे आदमी की तरह से या पॉलिटी के थोड़े से जानकार की वजह से आपको या सामान्य ज्ञान में अगर रुचि है तो आप इस बात में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति इतना पावरफुल क्यों होता है और अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव इतना इंटरेस्टिंग क्यों है, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो मैं आपको इस बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। देखिए, अब भारत के राष्ट्रपति में और अमेरिका के राष्ट्रपति में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पद का नाम सेम है, प्रेसिडेंट इंडिया में भी होता है और वहाँ भी होता है, और लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में, पावर्स में और उसके एग्जीक्यूशन में जमीन आसमान का अंतर है। अमेरिका के राष्ट्रपति की जो पावर्स होती हैं वो एज गुड एज अमेरिका इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पावर्स की तरह से होती हैं। मतलब जो प्योर एग्जीक्यूटिव बॉडी जो होता है अमेरिका में, वो राष्ट्रपति होता है, हर काम राष्ट्रपति करता है वहाँ पे। तो अमेरिका के प्रधानमंत्री और अमेरिका के जो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं वो लगभग भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और राष्ट्रपति की शक्तियाँ दोनों को मिला दिया जाए तो उसके लगभग बराबर होती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में दुनिया भर के लोगों के इंटरेस्ट होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि अमेरिका दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री है। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो भी व्यक्ति बनता है, जिस पार्टी का सदस्य बनता है, उस पार्टी की नीतियां और उस व्यक्ति की जो नीतियां हैं वो पूरी दुनिया को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सामरिक रूप से, सुरक्षा की दृष्टि सभी तरह से प्रभावित करती हैं। तो और वहाँ पर जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो बहुत ही ज़्यादा फेयर रहता है और उसका एक बिल्कुल संविधान में लिखित प्रोसेस है जिसके हिसाब से होता है। देखिए, हम लोग भारत में हैं तो हम लोग भारत में हमारा जो संविधान है वो अधिकांशतः संविधान लिया गया है ब्रिटेन से, क्योंकि हमें ब्रिटेन से आज़ादी मिली। सेम अमेरिका को भी जो आज़ादी है वो ब्रिटेन से ही मिली, लेकिन उनको आज़ादी मिली थी 1787 में। अब एक सो मच लॉन्ग टाइम है वो, आज की डेट, आज 2020 हो रहा है, लगभग 1800, 1900, 2000, 300 साल से ऊपर हो गया, 300 ईयर से ऊपर हो गई उसकी डेमोक्रेसी को। तो एक लॉन्ग टाइम है और उनका जो संविधान है वो तब बना था और तब से उसमें संशोधन भी बहुत कम हुए हैं। उनके संविधान संशोधन की प्रक्रिया ही बहुत अलग है और उन्होंने उस समय जो राष्ट्रपति चूज़ किया था, राष्ट्रपति का जो प्रोसेस था उसमें बहुत ज़्यादा फेरबदल नहीं हुआ, वही राष्ट्रपति का है। देखिए, भारत में जो संविधान बना है वो जो 1935 में जो आर्टिकल अंग्रेज़ों ने इम्पोज किया था इंडिया के ऊपर, लगभग उसका 2 कॉपी है। मतलब 1835 में जो अमेंडमेंट करके अंग्रेज़ों ने जो भारत को दिया था वही 1947 में 80% एक्सट्रैक्ट कर लिया। लेकिन हमने बहुत ज़्यादा जो फ़ायदा उठाया वो अमेरिका के संविधान का भी उठाया। भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान को भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ा। कनाडा और बाकी देशों में जहाँ जहाँ संविधान था उनको भी अच्छी तरह से पढ़ा, उसके बाद भारत का संविधान बनाया गया था। अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है। उससे पहले दुनिया में कहीं भी संविधान लिखा नहीं गया था कि हम किस प्रोसेस के साथ अपना जो है ना पूरे देश की राज्य व्यवस्था चलाएंगे। और अमेरिका इनिशियल में कुछ बस क्रांतिकारी स्टेट्स थे, 13 स्टेट्स जिनसे बना था, लेकिन आज बढ़ते बढ़ते अमेरिका में 50 स्टेट्स हो गए हैं टोटल। और उन 50 स्टेट्स के अलावा अभी और कुछ स्टेट्स बनने की तैयारी में हैं जहाँ पे चल रहा है। अब अमेरिका में मैं आपको फोकस करूंगा अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है। देखिए, भारत में जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का चुनाव है, एक्चुअली प्रधानमंत्री से कंपैरिजन करेंगे तो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है भारत में, उसमें क्या है कि भारत में दलीय व्यवस्था है, दोनों बहुत सारे दल हैं, सभी दल अपने अपने बंदे चुनाव में उतारते हैं और जितने एमपी चुनाव में जीतते हैं, जिस दल के एमपी ज़्यादा होते हैं, जिस व्यक्ति को बहुमत होता है, वो इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। और भारत में भी द्विसदनात्मक व्यवस्था है, यहाँ पर राज्यसभा होती है और लोकसभा होती है। तो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो एमपी का, वो प्रधान मिनिस्टर का चुनाव करते हैं।
यही व्यवस्था है भारत में। लेकिन अमेरिका में लगभग सिमिलर व्यवस्था है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस है। अमेरिका में भी 2 सदन होते हैं, तो जैसे लोकसभा होती है उसको बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में वहाँ पे जो टोटल सदस्य हैं वो है 435। और जैसे अपने राज्यसभा होती है वैसे वहाँ पे होती है सीनेट। सीनेट में वहाँ पे टोटल सदस्य हैं 100। तो अब टोटल सदस्य कितने हो गए? 535। अच्छा, ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य हैं और सीनेट के सदस्य हैं, ये वहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते। राष्ट्रपति के चुनाव में इनकी इनिशियली कोई भी भूमिका नहीं होती है, जैसे कि भारत में होती है। भारत में संसदीय प्रशासन प्रणाली है, अमेरिका में प्रेसिडेंशियल रूल है। आप शासन प्रणाली में भी अंतर समझ लीजिए। भारत में जो संसद का प्रधान है, प्रधानमंत्री, जिसमें संसद में बहुमत है, वही इस देश का सर्वे सर्वा है। वो जो करता है उसको राष्ट्रपति को केवल साइन करना होता है। लेकिन वहाँ पर संसद के अमेरिका में संसद केवल जो है वो कानून बनाने मात्र की सभा है। उसका टोटल एग्जीक्यूशन जो होता है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी करती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी मतलब प्रशासन, और प्रशासन का प्रधान होता है वहाँ पर राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पास अब बहुत सारी पावर्स होती हैं प्रशासन की। वो बहुत सारे संसद के अधिकारों को वीटो भी कर सकता है, वो बहुत सारे डिसीजंस ले सकता है सेल्फ। और मतलब एक अलग ही बॉडी है उसका, संसद से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता है। तो अब मेनली बात करते हैं चुनाव की। तो वहाँ पे जैसे जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है और सीनेट, उसके सदस्य हुए टोटल 435। तो जिस वहाँ पे क्या है, हर स्टेट को सीनेट की 2-2 सीटें हैं। जैसे अपने राज्यसभा की सीटें होती हैं उस तरह से हर स्टेट को 2-2 सीट, 50 स्टेट हैं तो हर एक स्टेट की 2-2 सीट हो गई, 100 सीट। अच्छा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीट होती है पॉपुलेशन के आधार पर। जिस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है उसके आधार पर वहाँ की सीट मिलती है। तो जैसे वहाँ पे 1-2 स्टेट हैं, जैसे कैलिफोर्निया है, इनकी स्टेट, इनमें जो ना पब्लिक ज़्यादा है तो उनकी सीटें ज़्यादा हैं। अलास्का है, वहाँ पर कहीं पब्लिक है ही नहीं तो उसको केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक ही सीट दे रखी है। तो अब वहाँ पे जो राष्ट्रपति को चुनते हैं वो लोग होते हैं इलेक्टर्स। इलेक्टर्स जो हैं मतलब उसी आधार पर होते हैं। हर एक स्टेट को उतनी ही इलेक्टर सीट होती हैं। जैसे किसी स्टेट में ऐसे जो एमपी चुने जाने हैं, एमपी क्या है, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के सदस्य और सीनेट के सदस्य। तो अब कैलिफोर्निया में मान लीजिए 51 सीट है टोटल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, तो 51 ही इलेक्टर्स चुने जाएंगे। लेकिन 2 सदस्य सीनेट के भी होते हैं तो 2 एक्स्ट्रा और चुने जाएंगे। ऐसे ही अलास्का में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का 1 सदस्य है तो 1 वो हो गया, और 2 सदस्य सीनेट के हैं तो 2 और चुने जाएंगे, मतलब 3 वहां से चुने जाएंगे। ऐसे करके होता है सिस्टम। अब ये किस सीट से, इनका एरिया कितना होगा और किधर से चुने जाएंगे, तो ये सिस्टम होता है। जैसे भारत में एक परसीमन आयोग होता है, वैसे ही वहाँ पे एक बॉडी होती है परसीमन आयोग टाइप ही, वो क्षेत्र डिसाइड करती है। जैसे अपने यहाँ पे अभी राज्यसभा के, विधानसभा वगैरह के या संसद के चुनाव हैं, एमपी के चुनाव होते हैं जब भी, एमपी एमएलए के, तो क्या परसीमन आयोग डिसाइड करता है इस ये सीट इतने एरिया में है, ये सीट इतने एरिया में है। जैसे अब आप सोच लीजिए कि दिल्ली में विधानसभा की तो कई सारी सीटें हैं, 70 सीटें हैं, लेकिन एमपी की जो सीट हैं वो 7 या 8 हैं। तो उसका ये कोई सिस्टम नहीं है कि एक डिस्ट्रिक्ट से एक होगी या एक तहसील में एक होगी, ऐसा सिस्टम नहीं है। वो परसीमन आयोग बनाता है, वो क्षेत्र डिसाइड करता है कि इतने में होगी। तो वहाँ पे भी जो इलेक्टर्स होते हैं, जिनको राष्ट्रपति चुनना है, तो उनको, उनका एक परसीमन आयोग टाइप आयोग है जो डिसाइड करता है एरिया, उसमें से वो चुनाव पे खड़े होते हैं। इन इलेक्टर्स का काम होता है सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के लिए वोट डालना। राष्ट्रपति के लिए वोट डालने के अलावा इनके पास कोई भी पावर्स नहीं होती हैं और कोई भी काम भी नहीं होता है। तो अब यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है। तो अमेरिका में जो राष्ट्रपति है उसका चुनाव डायरेक्ट न होकर के, प्रेसिडेंट बॉडी है तो डायरेक्ट न, ऐसा नहीं है कि 2 प्रेसिडेंट खड़े हो गए और जिसको ज़्यादा वोट पड़ गए और वो राष्ट्रपति बन गया, ऐसा नहीं है। वहाँ पे पहले इलेक्टर्स खड़े होते हैं, तो वो इलेक्टर्स जब हर क्षेत्र से चुन के आते हैं फिर वो राष्ट्रपति को वोट डालते हैं। ऐसा ही सिस्टम भारत में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में होता है। अगर कोई आदमी ग्रामीण क्षेत्र से हो जो लोग, तो वो इस चीज़ को समझते होंगे। भारत में एक बीडीसी, यूपी में एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, मुझे बाकी स्टेट का नहीं पता है। यूपी में जब भी सरपंच के, प्रधान के, मुखिया के जो चुनाव होते हैं उसके साथ में एक बीडीसी का चुनाव होता है। तो बीडीसी के चुनाव में वोट पड़ते हैं
फिर वो जो हर एक गांव से जो बीडीसी चुने जाते हैं, फिर वो बीडीसी ब्लॉक प्रमुख के लिए वोट डालते हैं, जो अपने आप ब्लॉक प्रमुख होता है। तो ब्लॉक प्रमुख के लिए वोट डालने के बाद बीडीसी का कोई काम नहीं रहता, पूरे 5 साल वो बस बैठा रहता है। और आपको पता ही है वो बीडीसी इस तरह से ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है यूपी में, वो इनडायरेक्ट वे में होता है। सेम डिक्टो प्रोसेस है प्रेसिडेंट के चुनाव में। बाकी थोड़ा सा टेक्निकल हेर फेर है, लेकिन एक समझने के लिए मैं आधार बता रहा हूँ, वो यही है। अब ये इलेक्टर्स चुने जाते हैं। अब ये इलेक्टर्स खड़े कैसे होते हैं? अब इन इलेक्टर्स के खड़े होने का ही बस एक जो राज है वो मैं आपको बता दूं। अपने यहाँ पे क्या है, जैसे बीडीसी के चुनाव में कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, कभी कभी पार्टियां टिकट भी देती हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। लेकिन अमेरिका में मेनली 2 पार्टियां हैं, एक है रिपब्लिकन पार्टी, एक है डेमोक्रेट पार्टी। तो ये पार्टियां मतलब अपनी टिकट बांटती हैं, जैसे अपने एमपी एमएलए को टिकट दी जाती है, वैसे टिकट दिया जाएगा कायदे से, और वो टिकट देके वो उस पार्टी के नाम से ही इलेक्टर्स चुनाव लड़ते हैं, और चुनाव लड़के जीत के आते हैं। तो 3 नवंबर को जो होना है वो इन इलेक्टर्स का ही चुनाव होना है। जब ये इलेक्टर्स चुन के आएंगे, फिर ये दिसंबर के महीने में इनका एक डेट फिक्स है, उसको ये प्रेसिडेंट के लिए वोट डालेंगे, और फिर वो जनवरी में उन वोट्स की काउंटिंग होगी। उसके बाद अगला राष्ट्रपति जो है ना फाइनल होगा। ये है प्रोसेस। अब इलेक्टर्स जो होते हैं वो पार्टी से संबंधित होते हैं, तो जनरली ये इलेक्टर्स अपने पार्टी के कैंडिडेट को ही वोट डालते हैं। तो मतलब फिर भी ऐसा नहीं है कि आपने जिसके इलेक्टर्स ज़्यादा जीत के आ गए तो वो प्रेसिडेंट बन गया। तो ये फाइनल नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे इलेक्टर्स अपने प्रेसिडेंट को वोट डालें ही। क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रेसिडेंट वहाँ पे पार्टी के नाम पे चुनाव न लड़के प्रेसिडेंट के चुनाव पे नाम लड़ा जाता है। तो जो इलेक्टर्स चुनाव लड़ते हैं वो, जैसे अब ट्रम्प है वहाँ पे कैंडिडेट, तो जो इलेक्टर्स लड़ेंगे वो ट्रम्प के नाम पे चुनाव लड़ेंगे कि हम ट्रम्प को वोट डालेंगे। फिर जो इलेक्टर जो जो बाइडन के नाम पे लड़ेंगे वो बोलेंगे हम जो बाइडन को वोट डालेंगे। तो वो फिर जाते हैं अपने अपने कैंडिडेट को वोट डालते हैं, लेकिन वहाँ भी कोई कंपल्सन नहीं है कि वो वोट डालेंगे, उसी को वोट डालेंगे। जैसे भारत में क्या है, अगर आपने जिस पार्टी से हो उस पार्टी का वेब जारी हो गया, उस पार्टी के लिए वोट नहीं किया, तो आपकी सदस्यता भंग हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इलेक्टर्स को तो बस वही वोट डालना है, वोट डालने के बाद उनके पास कोई काम है नहीं, तो उनकी सदस्यता भंग करने का कोई मतलब नहीं है, और उन पर कोई भी कार्रवाई भी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स ने जरूर कुछ अपने नियम बना रखे हैं कुछ कुछ जगह पे, क्या आप जिस राष्ट्रपति के लिए चुन के आए हो, जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसी को वोट डालोगे। लेकिन वहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि जो इलेक्टर्स चुन के आते हैं वो जिस राष्ट्रपति के नाम पर चुन के आए उसकी बजाय किसी दूसरे को वोट दे देते हैं। इसे फॉल्स ऑफ फेथ कहा जाता है, और ऐसा मतलब अमेरिका की चुनाव में कई बार हो चुका है। तो ये भारत में कुछ कुछ इसी तरह से है कि विधायक 100 करोड़ रुपए लेके और अपनी फेथ चेंज कर देते हैं और दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। ऐसा तो आप अक्सर कर देखते होंगे, तो इसी वजह से भारत में दल बदल कानून लागू हुआ। अच्छा, वहाँ पे लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है, रेयरली होता है। लेकिन फिर भी 3 तारीख को जब चुनाव हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति फाइनल नहीं है। जब तक वहाँ पर इलेक्टर्स के वोट न पड़ जाएं, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति कौन चुन लिया गया। फिर वो इलेक्टर्स के जो वोट हैं वो पूरी संसद के सामने खोले जाते हैं, पूरी संसद के सामने गिनती होती है, और संसद जो नई चुनी हुई होती है उस संसद के सामने उनकी गिनती होती है। उस गिनती में जिसके वोट 50% से ज़्यादा होते हैं उसको राष्ट्रपति बनाया जाता है। ये मैं एक सामान्य प्रोसेस बता रहा हूँ, इसमें और भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ हैं जिनको अभी चुनाव चल रहा है और अध्ययन करेंगे तो आपको बताएंगे, या आप खुद से अगर इंटरेस्टेड हैं इस बारे में तो कमेंट कीजिए, तो फिर मैं और इसमें डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।